तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले मनी बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस की शुरुआत करेंगे। मनी बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में सबसे पहले हम मनी में हम सबसे पहले इवोल्यूशन इन मनी यानी कि मुद्रा की उत्क्रांति, फंक्शंस इन मनी यानी कि मुद्रा के कार्य, उसके बाद डिमांड ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की मांग, उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की आपूर्ति, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति के माप, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कार्य के बारे में पढ़ेंगे। मनी में हम सबसे पहले देखेंगे आज इवोल्यूशन इन मनी यानी कि मुद्रा की उत्क्रांति किस प्रकार हुई। स्टूडेंट्स, जो आज हम मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, आज हम जिस नोट का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई? जो हम आज व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई? स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि व्यापार जो आज करेंसी के बदले में, नोट के बदले में, रुपयों के बदले में होता है, वो सबसे पहले वस्तुओं के बदले में होता था। यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान से पहले व्यापार होता था। गाइज, कैसे वस्तुओं के आदान प्रदान से आज हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन सब की हेडिंग्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी कि हम मुद्रा की उत्क्रांति को किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो गाइस, मुद्रा की उत्क्रांति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद में कमोडिटी मनी, उसके बाद में मेटेलिक मनी, बैंक मनी, डिजिटल मनी और क्रिप्टो करेंसी। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं बार्टर सिस्टम की। क्या होता है बार्टर सिस्टम? क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली? तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो गाइज स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिफाइन बार्टर सिस्टम यानी कि यहाँ पे आप लिखिएगा डेफिनेशन। तो हिंदी में आप लिखिए वस्तुओं के आदान प्रदान से किया गया व्यापार। वस्तुओं के आदान प्रदान से किया गया व्यापार ही बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान से किया गया व्यापार ही बार्टर सिस्टम अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम की सबसे पहले शुरुआत मेसोपोटामियन ट्राइब ने करी थी। मेसोपोटामियन जनजाति ने बार्टर सिस्टम की सबसे पहले शुरुआत करी थी। मेसोपोटामिया जो वर्तमान में इराक की राजधानी है। तो बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तुओं के बदले या वस्तुओं के आदान प्रदान से किया गया व्यापार ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। बार्टर सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामियन जनजाति द्वारा की गई थी। तो इसके एडवांटेज क्या है, इसकी लाभ क्या क्या है? स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वर्तमान में आज जब विदेशी व्यापार करते हैं तो हमें कोई भी व्यापार करने से पहले डॉलर की आवश्यकता होती है। यानी कि आज व्यापार इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए हमें डॉलर की आवश्यकता होती है। लेकिन गाइस, जब करेंसी थी ही नहीं तो ना डॉलर का वर्चस्व था, ना युआन का, ना रूबेल का। इसी प्रकार यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार थे, वो बहुत ही आसान थे पहले के ज़माने में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार थे जो आसान थे। दूसरी चीज़, जब अब हम आज के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो आज जब हम करेंसी को देखते हैं तो कोई करेंसी नकली आ जाती है। यानी कि नकली नोटों का आज बहुत ही ज़्यादा डर होता है। यानी कि जाली नोट का खतरा बिल्कुल नहीं होता था। जाली नोट का खतरा नहीं होता था। स्टूडेंट्स देखो, इसके आज हम एडवांटेज देख रहे हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम के कुछ तो डिसएडवांटेज रहे होंगे, कुछ तो इसकी हानि रही होगी। इसलिए ये इसका अगली उत्क्रांति का अगला रूप है। यानी कि इसकी कुछ तो ऐसी हानि रही होगी जिससे यानी कि देख, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि यहाँ पे जनता को, लोगों को ऐसी क्या आवश्यकता लगी कि उन्होंने कमोडिटी मनी की खोज करी। तो बार्टर सिस्टम की कमियों को देखते हैं तो सबसे पहली कमी इसकी है, सही दाम नहीं मिलता था। सही दाम नहीं मिलता था। सही दाम नहीं मिलता था। तो बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेज में मैं आपको एक न्यू पेज लेके डिसएडवांटेज बताता हूँ। सबसे पहला, वस्तुओं का सही दाम नहीं मिलता था। यानी कि अगर आप गेहूं के बदले
पेट्रोल की मांग करते हैं तो कहाँ गेहूं का दाम और कहाँ पेट्रोल का दाम। उसके बाद अब देखिए गेहूं और पेट्रोल को जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे तो यातायात खर्च बहुत ज़्यादा होता था। ट्रांसपोर्टेशन खर्च, यातायात खर्च बहुत ही ज़्यादा होता था। उसके बाद में सही ग्राहक नहीं मिलता था, यानी कि जब एक को ये चीज़ चाहिए वो दूसरे को नहीं चाहिए, यानी कि सही ग्राहक की कमी थी, सही ग्राहक नहीं मिलता था। उसके बाद में फोर्थ लिखिए, वस्तुएं खराब हो जाती थी, यानी कि नासवान वस्तुओं का मूल्यह्रास होता था। नासवान वस्तुओं का मूल्यह्रास होता था। नासवान वस्तु यानी कि ऐसी कोई वस्तु है जो बहुत ही जल्दी सड़ती गलती हो। अब वो वस्तु एक वस्तु के बदले में कौन लेगा वैसी वस्तु को। दूसरा, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होता था। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होता था। क्या होता है ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग? जैसे कि मान लो मेरे पास जो गेहूं है वो ज़्यादा मात्रा में है और मुझे गेहूं के बदले में बाजरी लेनी है, लेकिन क्या गेहूं मेरे पास ज़्यादा है तो जिसको मैं गेहूं दूंगा उसके पास बाजरी ज़्यादा है, यानी कि एक की ज़रूरत दूसरे की बढ़त नहीं होती थी। इन सभी कमियों के चलते जब वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ समझेंगे आप, छोटी सी स्टोरी समझेंगे कि पहले एक वस्तु ये थी, एक वस्तु ये थी। अब इस वस्तु के बदले इस वस्तु को लिया जाता था। ऐसे व्यापार को कहते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन कुछ समय पश्चात लोगों ने मिलकर क्या किया, एक कुछ फिक्स मेटल लिया, जैसे कि आयरन की कोई नैल ले ली, कोई कोको बीन्स ले लिया, कोई वेल टिथ ले लिया, यानी कि कोई जनता ने कोई ऐसी चीज़ ली जो जिसका अस्तित्व बहुत कम हो, जो लिमिटेड मात्रा में। तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि व्हेल मछली का दांत ले लिया। अब लोगों ने यह फिक्स कर दिया कि एक वस्तु या एक व्हेल मछली के दांत की कीमत 10 रुपये है। अब कोई भी व्यापार होगा उसके बदले में ये चीज़ होगा, यानी कि पहले वस्तु के बदले वस्तु, अब वस्तु के बदले व्यापार। समझ रहे आप? समझ रहे हैं? तो आप लिखिए वस्तुओं के बदले किया गया व्यापार, वो होगा बार्टर नहीं, वो होगा कमोडिटी मनी, और जो वस्तुओं के आदान प्रदान से व्यापार होता था वो होता है बार्टर सिस्टम। तो अब आप दूसरी हेडिंग लगाइए, पहली थी बार्टर सिस्टम, अब सेकेंड हेडिंग लगाइए कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी में आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, वस्तुओं के बदले वस्तुओं के बदले वस्तुओं के बदले में किया गया व्यापार। अब आप समझ गए होंगे कि पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, अब एक वस्तु को फिक्स एक करेंसी मान ली गई। जैसे एग्जाम्पल दे दीजिए आप, जैसे एग्जाम्पल पे आयरन नेल यानी कि लोहे की कील, बियर पेल्ट, कोको बीन्स, उसके बाद में वेल टीथ, ऐसी एक निश्चित चीज को व्यापार के लिए यूज किया गया, ऐसे व्यापार की ऐसी मुद्रा को कमोडिटी मनी कहा जाता था। यानी कि देखो मुद्रा की उत्क्रांति के दूसरे रूप में ये सब हुआ था, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज थे, इसके भी कुछ हानियां थी। क्या थी हानियां? सबसे बड़ी वही, यानी कि नासवान वस्तु का मूल्य ह्रास हो जाता था। अब इनमें से कोई मान लो एक वस्तु व्यापार के लिए प्रयोग में ली जाने लगी, लेकिन उसका नासवान है वो वस्तु और उसका मूल्य ह्रास होने लग गया। अब वस्तु एक समान नहीं होती थी, कोई वस्तु छोटी तो कोई वस्तु बड़ी सॉरी। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार असंभव, यानी कि फॉरेनर कोई हमारी फिक्स की हुई चीज क्यों लेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार असंभव। उसके बाद जो ये वस्तुएं थी ये शुद्ध नहीं थी, शुद्ध ना होना, इनका शुद्ध ना होना। उसके बाद में ग्राहक इन्हें लेने में अस्वीकार भी कर सकते थे, यानी कि ये अस्वीकार्य थी।
इन सभी कार्य के चलते लोगों ने क्या किया, एक फिक्स मेटल को लिया, यानी कि चाहे सोना लो, चाहे चांदी लो, चाहे कॉपर लो, इन एक मेटल की कुछ एक वस्तु बनाई गई और उनके बदले में जो व्यापार होता था उसे क्या कहते थे, मेटेलिक मनी। तो कॉमोडिटी मनी का नेक्स्ट फॉर्म लिखिए आप, थर्ड नंबर फॉर्म, मेटेलिक मनी। अब क्या होता है मेटेलिक मनी, यानी कि मेटल की एक धातु को व्यापार के लिए प्रयोग करना। धातु को, मेटल की एक या धातु की एक वस्तु को व्यापार के लिए प्रयोग करना ही धातु मुद्रा कहलाता था। अब जो वस्तु मुद्रा है, अब आप इसकी परिभाषा लिखिए। वस्तु मुद्रा को उचित दाम, वस्तु मुद्रा कौन सी, जो इसके पीछे चली थी, सेकंड नंबर लेवल। थर्ड लेवल में वस्तु मुद्रा को उचित दाम, उचित आकार और उचित माप देखकर बनाई गई मुद्रा। धातु मुद्रा कहलाती थी। धातु मुद्रा कहलाती थी, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के आदि। इसे कहा गया मेटेलिक मनी। जैसे कि राजा महाराजा द्वारा या व्यापारी द्वारा सिक्के चलाना। अब जब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हम जब मेटेलिक मनी पढ़ेंगे तो इसमें कुछ कीवर्ड पढ़ेंगे जो हमारे लिए काम के होंगे। मेटेलिक मनी, तो मेटेलिक मनी में सबसे पहले इसको डेफिनेशन जो हमने पढ़ लिया, उसके बाद में कुछ कीवर्ड पढ़ेंगे हम, जैसे कि इंस्ट्रक्टिव वैल्यू, या इंस्ट्रक्टिव नहीं है, एक सेकेंड रुकिएगा, यहां कीजिए आप इंट्रिंसिक वैल्यू। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम पढ़ेंगे इसमें फेस वैल्यू, उसके बाद में टोकन कॉइन, उसके बाद में फुल बॉडीड कॉइन। यहां से स्टूडेंट्स हर एक कीवर्ड से एक क्वेश्चन बनेगा। जब हम यूपीएससी के पेपर देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हर एक कीवर्ड से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है। तो जब मेटेलिक मनी है, जैसे कि अब एक चीज देखिए, मान लीजिए एक राजा था, उसने एक 10 ग्राम गोल्ड लिया। क्या लिया? 10 ग्राम का गोल्ड लिया और उसने बोला कि इसका एक सिक्का बनाओ। क्या बनाओ? यानी कि, और उस सिक्के पे उस महाराजा की फ़ोटो बनाओ। मान लीजिए महाराजा ने ये एक सिक्का बनाया। अब पहले कोई प्रॉपर गोल शेप तो नहीं होता था, जैसा शेप मिला एक फिक्स शेप दिया गया और मान लीजिए उसने यहाँ पे इस पे अपनी एक फ़ोटो बनाई महाराजा की, यहाँ पे एक झोंपड़ी बनाई, अपना महल बनाया और एक यहाँ पे एक ट्री बनाया। अब मान लीजिए एक 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन चलाया राजा ने और कहा कि इस सिक्के के बदले में 10 रुपए की मुद्रा चलेगी, यानी कि ये सिक्का 10 रुपए का काम करेगा। ये 10 रुपए का सिक्का है और ये 10 ग्राम गोल्ड से बना हुआ है। तो गाइज अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इस सिक्के को बनाने में 10 ग्राम का क्या लगा? सोना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलती है, आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते ही आपके दिमाग में वर्ड आना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या राजा ने जब उस सिक्के को बनाया उसकी कोई लागत मूल्य लगी? तो जी हाँ, 10 ग्राम सोने के सिक्के की लागत मूल्य उस पर लगी। और ये सिक्का कितने रुपए में आज चलेगा? 10 रुपए में। तो जो इसकी लागत मूल्य है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज होगा उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे कि राजा ने जो 10 ग्राम का सोने का सिक्का 10 रुपए का बनाया, ये जो 10 ग्राम है वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, और जो ये 10 रुपए है वो उसका फेस वैल्यू है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने योग्य है कि जब राजा ने जो 10 ग्राम का सिक्का चलाया, क्या वो सच में 10 रुपए से ज़्यादा है या कम है? जैसे कि मान लीजिए राजा ने एक 10 ग्राम का गोल्ड लिया और उससे 10 रुपए का सिक्का चलाया, लेकिन अगर सोने की खुद की कीमत देखेंगे इस 10 ग्राम की, तो वो लगभग 100 रुपए से ज़्यादा होगी। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे आज कोई एक सोने का सिक्का दे और मुझे ये बोलेगा कि ये सोने का सिक्का 10 रुपए में चलेगा, तो मैं उस सोने को सिक्के को चलाऊंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, उस सोने के सिक्कों को पिघलाऊंगा और सोने के दाम में बेच दूंगा उसको। तो मैं उसे 10 रुपए में तो नहीं चलाऊंगा, मैं उसे पिघला के सोने के रूप में काम में लूंगा। यानी कि यहां पे ऐसी परिस्थिति में जो इसका फेस वैल्यू है वो कम है, किससे? उसके इंस्ट्रक्टिव वैल्यू से। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, ऐसा कोई भी कॉइन जिसकी इंस्ट्रक्टिव वैल्यू, अब बार बार मेरे को एक वर्ड आ जाता है इंस्ट्रक्टिव वैल्यू, इंट्रिंसिक है। ऐसा कोई भी कॉइन जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि लागत मूल्य उसके फेस वैल्यू से ज्यादा हो, यानी कि जब लागत मूल्य फेस वैल्यू से ज्यादा हो तो ऐसे कॉइन को बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन। और जब इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि जब लागत मूल्य कम हो फेस वैल्यू से, जैसे कि वर्तमान में 1 रुपए का सिक्के की लागत 1 रुपए से कम आती है, तो जब ऐसे सिक्के आएंगे, ऐसे सिक्के को हम बोलते हैं टोकन कॉइन। ऐसे सिक्के को हम बोलते हैं टोकन कॉइन। तो यहाँ पे हमने जो मेटेलिक मनी है उसमें हमने 4 कीवर्ड देखे। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि लागत मूल्य, फेस वैल्यू यानी कि ऐसा मूल्य जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया गया हो, जैसे कि वर्तमान में सिक्के 10 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का। ठीक है, अगर एक 500 रुपए का नोट ले, ठीक है, तो वो उसका फेस वैल्यू क्या होगा? 500 रुपए। लागत मूल्य जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। टोकन कॉइन जब इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो। फुल बॉडीड कॉइन जब इंट्रिंसिक वैल्यू लागत मूल्य फेस वैल्यू से कम हो। गाइज, जब अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तो बहुत इजी है, लेकिन नहीं, यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा। यूपीएससी आपसे पूछेगा, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले बार्टर सिस्टम पढ़ा, उसके बाद में कॉमोडिटी मनी यानी कि वस्तु मुद्रा जो कॉमोडिटी मनी थी। अब ऑप्शन दे दिया ए और बी, इंट्रिंसिक वैल्यू और ऑप्शन बी दे दिया फेस वैल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वस्तु मुद्रा में क्या इंट्रिंसिक वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंतर्भूत मूल्य। यहाँ पे लिख दीजिए वस्तु मुद्रा में फेस वैल्यू को फेस वैल्यू ही कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या कमोडिटी मनी का फेस वैल्यू होता है, क्या कमोडिटी मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो क्या होता है कमोडिटी मनी? मैंने आपको बताया कि कोई भी एक वस्तु को व्यापार के लिए यूज करना। तो अब उस वस्तु की खुद की कीमत होती है या नहीं होती है? तो गाइस, वस्तु की खुद की कीमत होती है तो कमोडिटी मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लेकिन उस वस्तु की कोई निश्चित मुद्रा नहीं होती है, निश्चित राशि नहीं होती है, निश्चित मूल्य नहीं होता है, तो उसका फेस वैल्यू नहीं होता है। तो
यहाँ पे आप देखिएगा कि कमोडिटी मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है लेकिन फेस वैल्यू नहीं होता है। यही अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ कर लूँ कि जो मेटेलिक मनी थी, क्या मेटेलिक मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू था और क्या मेटेलिक मनी का फेस वैल्यू था? तो मेटेलिक मनी की परिभाषा मैंने आपको दी कि वस्तु मुद्रा को उचित दाम एवं उचित आकार एवं उचित मूल्य देकर बनाना, वही होता है मेटेलिक मनी। तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी तो थी, कि उसकी फेस वैल्यू थी तो थी। यहां तक आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन मैं यहीं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जो पेपर मनी थी या मतलब जो आज हम देखते हैं, क्या उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है और क्या उसका फेस वैल्यू है? गाइस अगर हम एक 5 रुपए का नोट लेते हैं, सिक्का नहीं नोट, उसका फेस वैल्यू है तो है 5 रुपए हमें दिखता है, लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसकी लागत खर्च बहुत ही ज्यादा कम है, उसका उस नोट के अलावा उस जो कागज है उसका कोई भी प्रयोग नहीं है। लेकिन सोने का सिक्के के अलावा हम प्रयोग कर सकते हैं, उस नोट का हम कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो गाइस उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। अब आप यहां पर डिफरेंसेस देखिएगा, कमोडिटी मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है लेकिन फेस वैल्यू नहीं होती है। उसी प्रकार मेटेलिक मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों होती है, लेकिन पेपर मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है और फेस वैल्यू होती है। इनका अंतर आपने अभी पीछे वीडियो में देख लिया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं मेटेलिक मनी के बाद पेपर मनी की। तो अब देखते हैं पेपर मनी। तो हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, पेपर मनी। पेपर मनी क्या होता है कि अभी तक ना सिक्के है, वो सिक्के प्रचलित है, यानी कि मुद्रा एक मेटल के रूप में थी, लेकिन अब जब मुद्रा की कागज पे छपाई होगी है, वैसे को बोलते हैं पेपर मनी। तो मैंने आपको बताया था कि पेपर मनी में हम फिएट मनी पढ़ेंगे, लीगल टेंडर पढ़ेंगे, नॉन लीगल टेंडर पढ़ेंगे, अनलिमिटेड लीगल टेंडर पढ़ेंगे। गाइस अगर पेपर मनी को स्टूडेंट्स अगर हम अभी पढ़ते हैं तो हमारा ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आप यहाँ तक याद रखिएगा कि इवोल्यूशन इन मनी में हम सबसे पहले बार्टर सिस्टम पढ़े, बार्टर सिस्टम के बाद में हमने कमोडिटी मनी पढ़ी, उसके बाद में मेटेलिक मनी पढ़ी, और हमने जो 4 कीवर्ड पढ़े, कौन सा कीवर्ड था? सबसे पहले कीवर्ड कौन सा? इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके बाद में फेस वैल्यू, और उसके बाद में, तो एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो इंट्रिंसिक वैल्यू था, इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो फेस वैल्यू होता है वो वैल्यू यूज फॉर ट्रेड। उसके बाद में हमने पढ़ा टोकन कॉइन। टोकन कॉइन में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है वैल्यू ऑफ ट्रेड से, यानी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो कम होता है फेस वैल्यू से। उसके बाद में हमने पढ़ा फुल बॉडीड कॉइन। इसमें हमने पढ़ा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है किससे? वैल्यू ऑफ ट्रेड से, यानी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा होती है फेस वैल्यू से। अभी का जो लेक्चर है उसे आप उतार के एक बार पढ़िएगा, और इसके आगे हम देखते हैं हम अगले लेक्चर में पेपर मनी से। तो मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।